हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर नागरिकता। क्या पढ़ने वाले हैं? तो नागरिकता के बारे में। देखिए, नागरिकता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ को देख लेंगे, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नागरिकता का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11। और किस भाग में है? तो भाग 2 में। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नागरिकता जो है किस भाग में है। तो किस भाग में है? भाग 2 में। अब आइए हम लोग देखते हैं नागरिकता का परिचय कि ये नागरिकता है क्या, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। क्या भारत में रह रहे सभी नागरिक जो हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे वो सभी भारतीय हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों से भारत घूमने के पर्पज़ से आते हैं, या फिर पढ़ाई की वजह से आते हैं, या फिर कुछ दिन रहने के लिए आते हैं। तो वे सभी लोग जो हैं भारतीय नहीं कहलाएंगे। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, और भारत की नागरिकता भी समाप्त होने के कुछ कंडीशंस हैं। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है वो कब लागू हुआ था। ठीक है, क्या भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद हो गया कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो 1949 में। अब आगे देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है। तो कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? 5 प्रकार से। ठीक है, ये अधिनियम कब बना था? तो 1955 में। समझ गए? तो उन्हीं को हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखते हैं किस तरह प्राप्त की जाती है। तो जन्म से, फिर वंशाधिकार से, फिर पंजीकरण से, देशीयकरण से, और भूमि अर्जित करके। इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। समझ गए? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जन्म से। जो पहला तरीका है प्राप्त करने का भारत की नागरिकता। देखिए, जब संविधान बना था, जब ये अधिनियम बना था, तो उस समय कहा गया था कि अगर कोई बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो सभी क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ये कब अधिनियम बना था? 1955 में। उसमें ये रखा गया था कंडीशन कि कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो सभी क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या किया गया? फिर संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 1986 में। क्योंकि गवर्नमेंट को फिर लगा कि नहीं, ये जो रूल है ये गलत है। ठीक है, भारत में हर बच्चा जन्म लेगा वो भारतीय कहलाएगा, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ये गलत है। इस वजह से इसमें संशोधन हुआ। कब हुआ? तो 1986 में। क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में है ये भी पूछता है कि नागरिकता में सबसे पहले संशोधन कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1986 में। इसमें बताया गया कि माता या पिता दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही अगर भारत के नागरिक हैं तभी उनके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। समझ गए? क्या किया गया था? क्या बताया गया 1986 में? कि अगर कोई बच्चा भारत की नागरिकता उसको तभी मिलेगी जब उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो, या फिर दोनों ही भारत के नागरिक हो तभी। इसको समाप्त कर दिया गया। जो 1986 में था उसको क्या कर दिया गया? मॉडिफाई करके ये कर दिया गया कि माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ था कि फिर इसमें संशोधन हुआ 2003 में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी त्रुटि थी, इसको भी सही किया गया। इसमें कहा गया कि माता या पिता कोई एक नागरिक हो, लेकिन वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए? तो वैलिड होने चाहिए, यानी कि फर्जी या जाली नहीं होने चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट्स होगा तभी उसके बच्चे को नागरिकता मिलेगी। क्लियर हो गया? सबसे पहले क्या था? ये था कि कोई भी बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो भारत का नागरिक होगा। फिर उसके बाद 1986 में संशोधन किया गया और कहा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर एक नागरिक है या फिर दोनों ही भारत के नागरिक हैं तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद फिर संशोधन हुआ 2003 में और कहा गया कि माता या पिता कोई अगर भारत के नागरिक हो लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए?
वैलिड होने चाहिए, यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ हो, तभी उसको नागरिकता मिलेगी। ये चीज़ हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं वंशाधिकार। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और विदेश में रह रहा है, ठीक है, वहां अगर उसका बच्चा जन्म लेता है तो उसको पिता के आधार पे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। किस आधार पे? तो पिता के आधार पे। अगर पिता भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये था वंशाधिकार में। ठीक, तो इसमें भी फिर संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 1992 में, यानी कि 1992 में। इसमें बताया गया कि सिर्फ पिता ही नहीं, अगर माता भी भारतीय हो तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी कि माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर भारत का नागरिक हो तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन करके। ठीक, जब ये अधिनियम बना था 1955 में, तब कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर विदेश से भारत आता है, कोई भी व्यक्ति अगर विदेश से बाहर आता है और अगर यहाँ आकर 6 महीना वो रह जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ठीक, लेकिन इसको फिर बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 साल कर दिया गया। कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति विदेश से भारत आता है और 5 साल यहाँ के रह जाता है या किसी से विवाह कर लेता है, 5 साल लगातार रहने के बाद वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। समझ गए? फिर इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7 साल। ठीक, 7 साल कर दिया गया। इसमें कहा गया अब कि अगर कोई विदेश से भारत आता है और यहाँ आकर 7 साल तक लगातार रहता है और किसी से विवाह कर लेता है या फिर किसी तरह भी वो यहाँ 7 साल रहता है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ठीक, आपके एग्जाम में ना ये 5 ईयर पूछा जाएगा और ना ही ये 6 मंथ। आपको यही बताना है कि 7 साल रहने के बाद ही वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं देशीयकरण कि ये क्या है। देखिए, इसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर भारत आता है विदेश से तो उसे 5 साल तक यहाँ रहना होगा और कला या फिर विज्ञान या फिर जो संविधान की 22 भाषा है उनमें से किसी एक भाषा में अगर उसे पूरा ज्ञान है तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है 5 साल यहाँ रहने के बाद। ठीक है, तो इसको फिर बढ़ा करके कितना कर दिया गया? अब 10 ईयर। ठीक, अब कितना कर दिया गया? 10 ईयर। यानी कि अब कोई व्यक्ति अगर विदेश से भारत आता है और यहाँ आकर 10 साल रहता है और कला में या फिर विज्ञान में यानी कि साइंटिस्ट हो या फिर किसी एक भाषा को पूरी अच्छी तरीके से जानता हो तो वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गया आपका देशीयकरण। तो इतना समझ गए आप। अब आगे देखते हैं ये भूमि अर्जित करके कि ये क्या है। देखिए, भारत से सटे हुए बहुत सारे देश हैं या फिर नेपाल हो गया, जैसे भूटान हो गया, तो अगर भारत इनको अपने में मिला लेता है, अपने क्षेत्र में मिला लेता है, तो फिर वहाँ के जो नागरिक हैं वो सारे नागरिक क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक, यानी कि उनको भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर भारत किसी क्षेत्र को अपने में मिला लेता है तो वहाँ के भी नागरिक भारतीय ही कहलाएंगे। ये आपका हुआ भूमि अर्जित करके। समझ गए ये चीज़ आप कि 1955 अधिनियम के अनुसार क्या क्या बना था, फिर उसमें क्या क्या संशोधन हुआ और फिर क्या क्या अब है वर्तमान में। पहला तो ये था कि जन्म से कि कोई बच्चा जन्म लेता है भारत में तो भारत का नागरिक होगा। फिर उसमें संशोधन किया गया 1986 में, यानी कि पहली बार संशोधन कब हुआ? तो 1986 में। उसमें कहा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर भारतीय हैं तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर संशोधन हुआ 2003 में कि माता पिता के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? वैलिड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ गया वंशाधिकार। इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर भारत के बाहर रह रहा है, वो भारतीय है, तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी पिता के आधार पे कि पिता भारतीय हैं। लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया 1992 में और कहा गया कि माता भी अगर भारतीय है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये संशोधन हुआ था। फिर आता है पंजीकरण। इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति भारत से यहाँ आता है, मतलब भारत आता है बाहर से, तो अगर वो 6 महीना यहाँ रहता है उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। फिर इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 साल। अब कितना वर्तमान में है? तो 7 साल। तो आपका आंसर अब 7 साल ही करना है क्योंकि ये दोनों समाप्त हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि ये देशीयकरण क्या है। देशीयकरण में यही कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर विदेश का है और भारत आके रहता है, ठीक है, तो देश के रंग ढंग में रंगने के लिए उसे 5 साल तक यहाँ रह के या तो फिर वो किसी कला के क्षेत्र में जानकारी ले या फिर विज्ञान में हो या फिर 22 भाषा में से किसी एक भाषा
को जानता हो तो उसे क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसको बढ़ाकर 5 साल को कितना कर दिया गया है, अब 10 साल कर दिया गया है। तो इस तरह आपका देशीयकरण भी समाप्त हो गया। अब आता है भूमि अर्जित। इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें कहा गया था कि अगर कोई क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो वहाँ के भी नागरिक क्या कहलाएंगे, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है और सबके बारे में डिटेल भी आपको पता चल गया। अब देखिए, अगर किसी चीज़ को इंसान पाता है तो उसे खोता भी, यानी कि अगर कोई चीज़ प्राप्त कर सकता है तो उसे समाप्त भी कर दिया जाता है। उसी तरह अगर भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है तो उसे समाप्त भी की जा सकती है, उसके लिए भी कंडीशन है। एग्जाम में आपका इससे भी प्रश्न पूछता है कि भारत की नागरिकता समाप्त करने के लिए कितने तरीके से समाप्त किया जा सकता है भारत की नागरिकता। तो कितने तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, त्याग करके, बर्खास्त करके या फिर वंचित करके। इन 3 तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं ये त्याग करके। अगर कोई व्यक्ति भारतीय जो है, अगर वो अपनी नागरिकता स्वेच्छा से त्याग देता है तो इसमें वो कहा गया। बर्खास्त में क्या, जैसे कोई व्यक्ति भारत का है, भारत का नागरिक है और वो विदेश चला जाता है और वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी, यानी कि समाप्त कर दी जाएगी। अब ये वंचित क्या है, देखिए, अगर भारत का किसी के देश के साथ युद्ध होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री का जो है भारत के साथ युद्ध होता है, समझ गए, तो उसमें अगर वो व्यक्ति भारत का साथ ना देख करके अदर कंट्री का साथ देता है जिसके साथ युद्ध हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, देशद्रोही। क्या कहलाएगा, देशद्रोही। तब उस कंडीशन में क्या होगा कि उस व्यक्ति की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, उससे नागरिकता छीन ली जाएगी कि ये देशद्रोही है, उसको वंचित कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने नागरिकता जो है वो छल पूर्वक लिया था, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो उसके थे जाली थे, फर्जी थे, तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये भी समझ गए कि वंचित क्या है। अब नेक्स्ट आता है कि नागरिकता के प्रकार, कि नागरिकता जो है वो नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं। तो नागरिकता के 2 प्रकार हैं। कौन कौन सी, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एग्जाम में आपका प्रश्न पूछता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो किस प्रकार की है, एकल, ठीक है। और एकल नागरिकता का प्रावधान लिया कहां से गया है, तो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक। और दोहरी नागरिकता कहां चलती है, तो यूएसए में। आप समझने के लिए हम ये समझते हैं कि ये एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता होता क्या है, ठीक है। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता क्या होती है। देखिए, एकल नागरिकता कहने का अर्थ है, जैसे कि हम अभी बिहार में हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं या हम बिहार के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। हम क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक, ना कि बिहार के नागरिक, ना कि किसी अदर स्टेट के नागरिक, क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक। तो वही होता है एकल नागरिकता, जिसमें राज्य की नागरिकता नहीं, एक कंट्री की नागरिकता मिलती है, यानी कि भारत की नागरिकता भारत में है तो भारत की नागरिकता, ये आपका हो गया एकल नागरिकता। और दोहरी नागरिकता में क्या हो गया, जैसे कि अगर हम बिहार में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम बिहार के भी नागरिक हैं, हम भारत के भी नागरिक थे, तो ये हो गया आपका दोहरी नागरिकता। तो आपने इन दोनों चीजों को समझ लिया। अब आता है कि मूल अधिकार, वैसे मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, ठीक। वैसे मूल अधिकार की संख्या कितनी है, 24। मूल अधिकार में हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें चूंकि ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसमें पूछता है बहुत बार कि कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए 15 है, 15 के जस्ट बाद 16 है, फिर 3 गया 19, फिर 29, 29 फिर 30, यानी कि इधर से 2 साथ 15, 16, 29, 30 और बीच में एक हो गया आपका 19, समझ गए। तो इस तरह आपका मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है वो आप समझ गए। क्या क्या था, 15, 16, ठीक, 19 और उधर से 29, 30। तो ये चीजें याद हो गई आपकी। अब देखते हैं कि संशोधन कितनी बार हुआ है नागरिकता में। देखिए, नागरिकता में जो संशोधन है, एक 1986 में हुआ था, फिर 1992 में हुआ था, फिर 2003 में हुआ था, 2005 में हुआ था और फिर जो रिसेंटली हुआ है 2019 में, जिसमें CAA लाया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान
तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई रह रहे हैं, वो सब अगर भारत आते हैं तो उन्हें क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि मिल सकती है। तो ये हो गया आपका सीएए में, यही आया था। तो इस तरह आपका ये भी क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद का जो वर्णन है 5 से 11 में। अब एक एक करके इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता। तो संविधान आपका कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति उस समय भारत में जन्म लिया है, या फिर अगर कोई व्यक्ति भारतीय है और उनके बच्चा बाहर में जन्म लेता है, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। इसका वर्णन किसमें था? अनुच्छेद 5 में था। अब अनुच्छेद 6 देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 6 और 7 ये उस समय के लिए था जब भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तो उनका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 6 और 7 में। तो ये उस टाइम के लिए था। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया था कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से थे वो भारत आए थे, उसका वर्णन किसमें था? अनुच्छेद 6 में था। और 7 में किसका वर्णन था? तो भारत से पाकिस्तान जाने वालों का। भारत से पाकिस्तान जाने वाले का वर्णन किसमें था? अनुच्छेद 7 में। समझ गए? अब आते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल के वैसे लोग को नागरिकता जो भारत के बाहर रह रहे हैं। समझ गए? देखिए, भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति, यानी कि भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं भारतीय जो विदेश में हैं, ठीक है। वो कमाने के पर्पज से हैं, यानी कि जॉब करने की वजह से, या फिर पढ़ने की रीज़न से, या फिर घूमने की वजह से, बहुत सारे रीज़न है। अगर उस वजह से वो भारत के बाहर रहते हैं, ठीक है, तो अगर उनका बच्चा वहाँ जन्म लेता है तो बच्चा क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक। तो इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 8 में। समझ गए इस चीज़ को? अब आता है 9 में कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करना और भारत की नागरिकता का अस्वीकार, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको त्याग में, बर्खास्त में बताया था कि कोई व्यक्ति अगर अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देता है या फिर विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 9 में। तो 5, 6, 7, 8, 9 क्लियर हो गया आपका। एक बार फिर से इन चीज़ों को हम देख लेंगे। पहले 10 और 11 देख लेते हैं। देखिए, 10 में क्या कहता है? नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता, यानी कि अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी अगर वो देशद्रोही हो, ठीक है, देश के साथ गद्दारी उसने किया हो, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसने भारत की नागरिकता ली हो, तो उस तरह उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 10 में। अब अनुच्छेद 11 को देखते हैं कि अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी कि संसद कानून बनाता है कि किसी व्यक्ति को कैसे नागरिकता देना है, ठीक है ना। इस बारे में वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में। कहाँ ये होता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय में होता है। समझ गए? अब एक बार 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनको हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले 5 को देखते हैं कि 5 में क्या कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी कि संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय के नागरिकता का जो प्रावधान में किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 5 में। 6 में क्या कहा गया है? 6 और 7 किस टाइम के लिए था? तो जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय के लिए था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता, और 7 में था भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता। समझ गए? 8 में क्या है कि भारतीय मूल के वैसे लोग को नागरिकता जो भारत के बाहर रह रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक हैं और विदेश में जाकर जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनके बच्चे वहाँ जन्म लेते हैं तो उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। तो उसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करना और भारत की नागरिकता का अस्वीकार, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देता है या फिर भारत की नागरिकता जो विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 9 में। अब अनुच्छेद 10 देखते हैं कि अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता, यानी कि कोई व्यक्ति अगर देशद्रोही है, अगर उसने गद्दारी की हो देश के साथ या फिर उसने जाली डॉक्यूमेंट्स बना करके भारत की नागरिकता ली है तो उस सब का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 10 में। और 11 में क्या कहा गया है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी कि संसद ही कानून बनाती है कि नागरिकता कैसे प्राप्त करनी है, या उसके बारे में वर्णन किया गया है किसमें? अनुच्छेद 11 में। किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। इस तरह आपका जो है
ये नागरिकता का जो टॉपिक था चैप्टर, ये नागरिकता कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा है तो आपको सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।